हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5। देखो बेटा, चैप्टर 1 आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड। 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो 5th चैप्टर था ये अपलोड नहीं था। और ये जो 5th चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही में आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, आपको इस चैप्टर की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये रियल लाइफ में आपको काफी हद तक काम आने वाला है। बेटा, चैप्टर का नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की जो बिजनेस है, एक तो होता है कि हम एक दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके सामान खरीद के आ जाते हैं, वो हो गया हमारा कस्टमर सामान लेके आ रहा है। और नॉर्मल दुकानदार के लिए हो गया, सेलर के लिए हो गया बिजनेस। लेकिन आजकल क्या होता है, मोर देन 50% जो बाइंग एंड सेलिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है। हमें सामान लेने जाना ही नहीं पड़ता है एक जगह पे। तो ऐसे कितने टाइप के बिजनेस है, स्पेशली रिलेटेड टू इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिकली कितने बिजनेसेस हैं, वो सारे इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही क्या है, ई बिजनेस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट का यूज करके अपने गुड्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, सारी चीजें वो जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ई बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, पूरा ये चैप्टर डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर है। देखो, पहले ई बिजनेस का मीनिंग पढ़ते हैं। ई बिजनेस कंडक्टिंग इंडस्ट्री, मतलब ई बिजनेस किसे कहते हैं। ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट। जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बिजनेस कर रहे हो, सर्विसेज वगैरह भी दे रहे हो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दे रहे हो, इंडस्ट्री कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो इंटरनेट पे जाके, इंटरनेट के थ्रू। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। एक होता है कि आप मेरे पास कोचिंग में पढ़ रहे हो, फेस टू फेस पढ़ रहे हो, वो तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो आज से पहले तक चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो किस में आएगा बेटा, ई बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या फर्क है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर अगर ये ई बिजनेस है तो फिर ई कॉमर्स क्या होता है। बेटा, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, लेकिन उसी के अंदर आया था कॉमर्स एंड ट्रेड। तो ई बिजनेस जो है वो एक वाइडर टर्म है और ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है। कॉमर्स मतलब सिर्फ बाइंग एंड गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन ई बिजनेस में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं आता, उसके बाद की भी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, या जो उससे पहले के जितने भी प्रमोशन के काम है, वो सारे भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ई बिजनेस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो ई कॉमर्स है वो एक ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ई बिजनेस इंक्लूड ई कॉमर्स, ये बात याद रखना अच्छे से। देखो, ई बिजनेस की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, सारी बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए और बिजनेस के बाद भी चाहिए। लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ क्या आता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट। इसमें सिर्फ गुड्स बेचे जा रहे हैं और गुड्स खरीदे जा रहे हैं। वहीं ई बिजनेस में गुड्स बेचना, खरीदना, उनका आफ्टर सेल सर्विस देना, फीडबैक लेना, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च करना, वो सारी चीजें बेटा किसके अंदर इंक्लूड होती है, ई बिजनेस के अंदर। अब ई बिजनेस आजकल क्यों इतना ट्रेंडिंग में है, हर बंदा क्यों ई बिजनेस करने पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ऑनलाइन क्यों जाना चाहता है। तो ई बिजनेस के बहुत सारे बेटा बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स है ईज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको ई बिजनेस करना है तो आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा। अभी यही एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ा, बोर्ड लेना पड़ा, मोबाइल लेना पड़ा और एक माइक लेना पड़ा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैंड चाहिए बस। लेकिन अगर यही मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे एक जगह चाहिए सबसे पहले तो, कि कितनी बड़ी जगह होनी चाहिए उसका भी मेरे को ध्यान रखना है, जगह कहाँ होनी चाहिए वो भी ध्यान रखना है।
चेयर चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए, लाइट चाहिए, वहाँ के लिए 10 तरह की चीज़ें चाहिए जिसमें मेरे को टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। लेकिन ऑनलाइन में मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है फॉर्मेशन इसका करना। तो क्या लिखा हुआ देखो, इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस एज इट डज नॉट नीड एनी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। इसमें कोई ज़्यादा प्रोसीजर मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है। as well as does not required much investment as compared to traditional business। अगर मैं कोचिंग ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन खोलता तो जितने में मेरे कोचिंग की सिर्फ चेयर आती, इतने में मेरा पूरा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ऑनलाइन में एक तो आपका टाइम भी बच रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बेटा कम लगती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। और क्या बेनिफिट है, कन्वीनियंस है। अब अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक टाइम फिक्स होगा कि बच्चा इतने बजे आएगा, इतने बजे चला जाएगा, मैं सिर्फ इतने से इतने क्लास लेता हूँ। लेकिन ऑनलाइन तो मैं किसी भी टाइम क्लास ले सकता हूँ, किसी भी टाइम वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, सुबह 5 बजे भी आके लाइव पढ़ा सकता हूँ, आप घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही बिजनेस में है, ऑनलाइन में रात के 12 बजे भी कोई चीज़ ऑर्डर कर सकता हूँ, 2 बजे भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा जैसे मान लो कोई फेस्टिवल है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो उस टाइम मार्केट बंद होगी, मेरे को कोई सामान चाहिए, तो मान लो मेरे को 1-2 दिन बाद चाहिए पर मैं अभी से देखना चाहता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऑनलाइन तो मैं किसी भी टाइम कभी भी फोन ओपन करके उसे देख सकता हूँ और ऑर्डर कर सकता हूँ। तो ये भी एक कन्वीनियंस मिलती है ई बिजनेस में। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द एडवांटेजेस इट ऑफर्स, और इट ऑफर्स द एडवांटेजेस टू एक्सेस एनीथिंग, कुछ भी खरीदो, एनीवेयर, कहीं भी खरीदो, और एनी टाइम, किसी भी टाइम खरीदो। आजकल ऑनलाइन पे हर एक चीज मिलती है, गाड़ी से लेके एक छोटी सी पिन तक। कस्टमर कैन यूज ई बिजनेस एट देयर ओन कन्वीनियंस। कस्टमर को जैसे सही लग रहा है, जैसे उसको विश्वास हो रहा है, ट्रस्ट हो रहा है, उस हिसाब से जो उसको मोस्ट रिलायबल लग रहा है वो इस हिसाब से अपनी शॉपिंग कर सकता है। अगर उसे लग रहा है कि मेरे को डिलीवरी आज ही चाहिए, मान लो अमेजोन से कोई चीज मंगा रहा है, वो कह रहा है मैं आज सुबह ऑर्डर करूं शाम तक आ जाए, अमेजोन प्राइम खरीद के वो ले लेगा। पर उसे लग रहा है कि नहीं मेरे को तो अभी 10 दिन बाद ज्यादा है, मेरा और डिलीवरी जो है 3-4 दिन बाद भी आ जाए, तो वो 3-4 दिन बाद वाला ऑफर खरीदेगा। अगर उसे लग रहा है मुझे पैसा अभी देना है तो वो एडवांस में पेमेंट कर देगा। उसे लग रहा है नहीं मेरे को सीओडी करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो कैश ऑन डिलीवरी कर लेगा। तो बहुत कन्वीनियंस हो जाता है ऑनलाइन सामान खरीदना। नेक्स्ट है बेटा स्पीड। अब मान लो मेरे को कोई सामान मंगाना है जो बहुत दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर का है, तो इंटरनेट के थ्रू वो सामान मंगाना इजीली हो गया है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन है, मेरे को मुंबई से कोई सामान मंगाना है, पहले मेरे को उस बंदे को भेजना पड़ेगा कि क्या क्या सामान मंगाना है, कैसा वो सामान दिखने में है, मेरे पास वो सैंपल भेजेगा, फिर मैं उससे हाँ करूंगा, हाँ भाई ये सामान मेरे को मंगाना है, या मैं खुद मुंबई जाके सैंपल देख के सामान बुक करके आऊंगा। बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन ऑनलाइन में बहुत इजी हो गया, सिर्फ आपने एक बटन दबाना है, आपका सामान जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे मैंने अभी अमेजोन का एग्जांपल लिया कि जिनके पास अमेजोन प्राइम होता है उनका 1 दिन में डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट की। आज सुबह आप 8-9 बजे ऑर्डर करो, शाम के 7-8 बजे तक आपके 12 घंटे के अंदर आपके पास जो ऑर्डर है वो आपका आ जाएगा। तो क्या बेनिफिट हो रहा है, आपके पास एक स्पीड का बेनिफिट भी यहाँ पे मिल रहा है। देखो क्या लिखा है, ई बिजनेस रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में इसमें बहुत कम टाइम लगता है। एज द एंटायर प्रोसेस इज डन विद द क्लिक ऑफ अ बटन या फिर माउस, कि आपका पूरा जो प्रोसीजर है, आपने सामान सेलेक्ट किया, ऑनलाइन क्लिक किया, जितनी क्वांटिटी चाहिए पेमेंट करी, हो गया फाइनल। 1 दिन में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, और वो प्रोडक्ट चाहे जितना मर्जी छोटा हो, जितना मर्जी बड़ा हो। नेक्स्ट है बेटा ग्लोबल रीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑनलाइन आने की वजह से, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पढ़ा पाता, एक पर्टिकुलर एरिया के ही बच्चे मेरे पास पढ़ने आ पाते। लेकिन थ्रू यूट्यूब ऑनलाइन इंटरनेट आने की वजह से पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड के लोग, बच्चे मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा ही बिजनेस के साथ भी है। अगर किसी पर्सन की दुकान दिल्ली में है
तो अगर वो ऑफलाइन है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद दिल्ली के कस्टमर आएंगे, पर आसपास के एरिया के आ जाएंगे, बहुत कम चांस है कि वो आसपास के आएंगे दूर के हरियाणा पंजाब से, अनटिल आप फेमस नहीं हो। लेकिन ऑनलाइन की वजह से तो क्या हो गया, मेरी दुकान दिल्ली में हो सकता है मेरे से सामान कोई महाराष्ट्र का पर्सन मंगवा रहा हो, मेरा कस्टमर महाराष्ट्र में हो, साउथ इंडिया में हो, कहीं भी हो, या इंडिया से हो सकता है बाहर भी हो। तो ये बेनिफिट मिल गया स्पेशली कौन से बिजनेसमैन को, जो छोटे बिजनेसमैन थे, क्योंकि जिनके लिए लार्जली अलग अलग ब्रांच खोलना पॉसिबल नहीं था, तो अब उनको ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है, वो घर पे बैठे बैठे ही अपना बिजनेस पूरी ग्लोबली कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ई-बिजनेस अलाउज द सेलर टू ऑपरेट एट द नेशनल मतलब पूरे इंडिया में आप अगर सामान बेच रहे हो, एज वेल एज एट द ग्लोबल लेवल। अगर आपको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट वगैरह भी करना है तो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। अब ऑनलाइन होने की वजह से आप ही देख लो, दोबारा स्टूडेंट पे आते हैं कि ऑनलाइन होने की वजह से आपको एक एक चीज नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीडीएफ फॉर्म में उसे सेव करके रख सकते हो। जब आपका मन किया लैपटॉप हो, टैब हो, फोन हो, उससे ओपन करके उसे पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही बिजनेसमैन का हो गया, उसे इतना सारा पेपर वर्क रखने की अपने पास जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक की वजह से अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए। मान लो किसी को अपने सेल्स का रिकॉर्ड रखना है, बिल्स का रिकॉर्ड रखना है, तो ठीक है पेपर रखने पड़ेंगे, लेकिन कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजों को मैनेज करके चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक का ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ होता है। ये हो गया बेटा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस करने के क्या बेनिफिट होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। कुछ पॉइंट इसके अच्छे हैं, कुछ पॉइंट्स ई बिजनेस के अच्छे हैं, तो क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, वो हम जल्दी से अब करते हैं इसको रीड। तो देखो बेटा अब क्या है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में डिफरेंसेस। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंस के, और अच्छे से आपने ये सीखना है कि क्या डिफरेंस है। देखो पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा ज्यादा इजी है, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस को ओपन करना ज्यादा इजी है या फिर ई बिजनेस को। तो बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस को ओपन करना, स्टार्ट करना, फॉर्मेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ई बिजनेस। ई बिजनेस बहुत सिंपल होता है, एक वेबसाइट बनाओगे आप, 1500-1000 रुपए की आपकी वेबसाइट बन जाएगी, उस पर अपने प्रोडक्ट की फोटो डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो आपका बिजनेस स्टार्ट तो एटलीस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। वही आपको जो मैंने पहले बताया, लोकेशन देखोगे, क्या प्रोडक्ट बेचना है, दुकान का नाम रखोगे, बोर्ड लगाओगे, इन्वेंट्री ऑर्डर करोगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू ई बिजनेस। इसके बाद है फिजिकल प्रेजेंस। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है? बिल्कुल हाँ जरूरी है। अगर मैंने कोई दुकान खोली है तो वो दुकान पे फिजिकली प्रेजेंट रहूंगा तभी तो मैं अपना सामान बेच पाऊंगा ना। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं सो रहा हूं तब भी मेरी वेबसाइट से कोई पर्सन कोई अपना सामान ऑर्डर कर दे और मेरे को सुबह पता चले और मैं उसके ऊपर जो भी इंक्वायरी आई है उस पर रिस्पॉन्स करूं। तो इसमें कोई फिजिकली मेरे को प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपका लोकेशन। तो भैया ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो लोकेशन होनी चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है बिजनेस का, कि आपकी लोकेशन कहाँ है। अगर आपका बिजनेस मेन मार्केट में है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन आपका बिजनेस ऐसे बिल्कुल मेन मार्केट से दूर है तो कस्टमर के कम आने के चांस है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ई बिजनेस में तो कोई लोकेशन होती ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में है, जहां पे भी चाहे आपका कस्टमर आपको कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकता है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटिंग अप करने की मतलब एक तो स्टार्ट करना है कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है, एक है कि उसके लिए जो चीजें चाहिए दुकान में, जो जो सामान होना चाहिए, पूरा मेरे को फर्नीचर बनवाना पड़ेगा। आप दुकानों पे जाओगे तो उन्होंने पूरा फर्नीचर साइज अपना बनवा रखा होता है ना सामान रखने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट होती है सेटिंग अप की वो बहुत क्या होती है, हाई होती है। लेकिन ई बिजनेस की कोई की कॉस्ट नहीं होती, बहुत लो कॉस्ट होती है, क्योंकि कोई आपके घर में देखने थोड़ा ना आ रहा सामान कैसे बेच रहे हो सकता है आप
घर पे ही मान लो आप एक जो होलसेल की मार्केट है वहां गए, वहां से एक प्रोडक्ट लाए और अपने घर में ही आपने वो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे ऑर्डर आता है आप उसको पैकेज करते हो, कुरियर वाले को बुलाते हो और भेज देते हो, तो कोई भी आपको सेटिंग अप की कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगती। इसके बाद आओ ग्लोबल रीच। तो ट्रेडिशनली तो मैंने आपको बताया ग्लोबल रीच बहुत मुश्किल है, जो हमने बेनिफिट्स वगैरह में पढ़ा था, क्योंकि अगर मेरी जो शॉप है वो एक जगह पे होगी ना फिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट का पर्सन मेरे पास सामान लेने आ जाएगा, उससे ज़्यादा तो आने के कम चांस है। वहीं अगर मैं ई बिजनेस की बात करूँ तो वो पूरी ग्लोबली रीच है उसमें, क्योंकि इंटरनेट की तो कोई बाउंड्रीज है नहीं, कोई भी कहीं भी बैठ के भी कोई भी साइड चला सकता है। इसके बाद बेटा आपका ट्रांजैक्शनल रिस्क। क्या ई बिजनेस में ट्रांजैक्शनल रिस्क होता है? ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बार ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड होता है। कई बार आप पैसा मंगा लेते हो, मतलब ऑर्डर कर देते हो, सामान आपके पास नहीं आता और आप पैसा भेज देते हो। ये हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्क है? बिजनेस ने तो सामान भेज दिया वहाँ पे, अब उसका जो उसने सामान भेजा उसका कुरियर का चार्जेस लगा होगा, लेकिन जब सामान पहुंचा तो कस्टमर ने मना कर दिया मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, या रिफंड आ गया, कस्टमर ने चेंज करके फ्रॉड करके दूसरा सामान रिफंड कर दिया, ऐसा बहुत बार होता है। तो इसमें जो है ज़्यादा रिस्क होता है ड्यू टू हाई डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता नहीं है वो पर्सन कौन है कैसा है, लेकिन इसमें रिस्क कम होता है ड्यू टू फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। आप खुद देखो, जब आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हो, आपको एक दुकान से सामान मिल रहा है तो आपको ट्रस्ट होगा, लेकिन कोई चलता फिरता बंदा रेडी पे नॉर्मल सामान बेचने आएगा, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि उस पर आपको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके ही पता लग जाएगा कि अगर ये सामान गलत निकला तो मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा। दुकान वाले का तो एक पता है ना कि इस बंदे की ये दुकान है, मुझे यहीं मिलेगी, दुकान इतनी जल्दी तो बंद हो नहीं रही, ठीक है। लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता साइट कौन चला रहा है, ओनर कौन है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड कस्टमर। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, देखो बेटा आपने 9th चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आया हुआ है, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है होलसेलर, एक होता है फिर रिटेलर, फिर आपके आते हैं कस्टमर, ठीक है। अभी इसमें और भी होते हैं, वो मैं ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस को जो है रिटेलर है उसको मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, मोस्टली होलसेलर से करेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से करेगा। ऐसे ही कस्टमर तो सीधा मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना मुश्किल है, बहुत कम चांस है ऐसा हो, वो रिटेलर से सामान खरीदता, रिटेलर होलसेलर से और वो मैन्युफैक्चरर से। तो इसमें जो कांटेक्ट होता है सप्लायर्स और कस्टमर के बीच में, वो थ्रू इंटरमीडियरीज के बीच होता है। अगर मैं ये मार्कर बना रहा हूँ, मैं एक एक मार्कर छोड़ना कस्टमर को बेचने जाऊंगा, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, एक एक इनको बेचने जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी जितना इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो मैं इसको बेचूंगा, ये इसे बेचेगा, ये ऐसे लाइन चलती रहेगी। लेकिन जो आपका ये होता है ई बिजनेस होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है बेटा वही आपको डायरेक्टली सामान पहुंचा देता है, सीधा मैन्युफैक्चरर से ही आपको कुरियर के थ्रू सामान डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट होता है। इसके बाद बेटा आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये टॉपिक 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन वाला। जो भी बिजनेस होता है ना बेटा, उसमें एक हायरार्की चलती है, एक सिस्टम चलता है, मतलब एक चेन वो चलता है। जैसे आपके स्कूल में होता है, स्कूल में एक क्लास में होता है मॉनिटर, फिर होता है क्लास टीचर, फिर जाके आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल, ये होती है आपकी हायरार्की। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर सीधा प्रिंसिपल पे पहुंच जाता है, पहले मॉनिटर बोलता है क्लास टीचर को, क्लास टीचर हो सकता है अपने प्रिंसिपल को बोले या जो भी वहाँ पे XYZ पर्सन है, देन प्रिंसिपल तक बात पहुँचेगी। लेकिन तो ऐसे ही बिजनेस में होता है, बिजनेस में एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडल लेवल, फिर होता है लोअर लेवल, फिर होते हैं आपके वर्कर्स। ये वर्कर सबसे लास्ट में होते हैं। अब वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, वर्कर सीधा टॉप लेवल के पास नहीं पहुंच सकता, वर्कर बोलेगा लोअर लेवल वाले अपने पर्सन को, लोअर लेवल वाला मिडल को बोलेगा, मिडल बोलेगा टॉप में। तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो उसमें एक हायरार्की फॉलो होती है, जो कस्टमर है वो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंच सकता कम्युनिकेशन करने के लिए। वो बोलेगा दुकानदार को, भाई मैंने तेरी दुकान से खरीदा था, ये प्रॉब्लम आई है। दुकानदार बोलेगा सेल्समैन को, जो सेल्समैन है, कि भाई मैंने तुम्हारा
सामान बेचा था, ये प्रॉब्लम आई है, सेल्समैन अपने और ऊपर एग्जीक्यूटिव को बोलेगा, तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो ई बिजनेस होता है उसमें हम डायरेक्टली किससे खरीद रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, तो कस्टमर सीधा मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात वहां पे कर सकता है। वहां पे ये चेन जो है, चेन फॉलो नहीं होती, वहां पे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हो किसके? मैन्युफैक्चरर के। नेक्स्ट है प्री सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप ट्रेडिशनली सामान लेने जाते हो, स्पेशली आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहे हो, आप कोई मोबाइल ले रहे हो, आप कोई कपड़े खरीद रहे हो, तो आप फिजिकली उसे चेक करते हो। पहले दुकानदार आपको सैंपल दिखाता है, वो चीज़ कैसी है, फिजिकली उसे टच करके देखते हो, साथ में ही उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसे चला के देखते हो। लेकिन ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ एक थोड़ा सा फोटो के थ्रू हिंट ले लेते हो, या फिर जो उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसे ले लेते हो। इस वजह से ही ऑनलाइन बिजनेस में एक प्रॉब्लम आती है कि बार बार प्रोडक्ट हो सकता है रिफंड आए। अब मैं कोई शर्ट लेने गया, ऑफलाइन में तो क्या होगा, वहां पे चेंजिंग रूम होगा, मैं उसे डालूंगा, अपना साइज वाइज देख लूंगा कैसे लग रही है। लेकिन ऑनलाइन हो सकता है ना मेरा साइज अलग आ जाए, हर कंपनी का साइज अलग होता है, तो मेरे को दिक्कत है, फिर मैं रिफंड करूं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्री सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन अगर ई बिजनेस की बात करूं वहां पे बहुत कम चांस होते हैं, लेस चांस होते हैं कि आप प्री सैम्पलिंग कर पाओ। इसके बाद है बेटा इंटरपर्सनल टच। अब मैं अगर दुकानदार हूं, मेरे पास कस्टमर आया है, तो मैं उसको पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा अपने बिजनेस को, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट की पूरी तारीफ करूंगा, सारे फीचर्स वहां पे बता के चलूंगा। लेकिन जो ई बिजनेस है उसमें ऐसा नहीं है, वहां पे तो बस प्रोडक्ट की फोटो लगी हुई है, और जो आपने अपने फोटो के बारे में लिखा है वही आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है। आप एडिशनली कोई पर्सनल एफर्ट जो है वो ज्यादा नहीं लगा सकते, बहुत कम चांस है। बस जो आपके रिव्यूज आ रखे होंगे कस्टमर के, एक तरह से वही आपका काम करेंगे एडवर्टाइजमेंट के। तो इसमें पर्सनल टच बहुत कम होता है ई बिजनेस में, ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा रहता है पर्सनल टच। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं? जो हमारे ऐसे लोग, ये आपका इकोनॉमिक्स में टॉपिक आएगा 12th में, जो आपको बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग भी चलेंगे, मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा ट्रेडिशनल टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं है, वो भी आपके यहाँ पे चलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ई बिजनेस करना है तो ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज है। अगर आपने बिजनेस ओपन कर लिया, आपको किसी कस्टमर ने मेल भेजा, आपको मेल का रिप्लाई करना नहीं आ रहा, मेल भेजना नहीं आ रहा, आपको टेक्निकल इशू सोल्व करने नहीं आ रहे किसी के, प्रोफेशनली आपको आता नहीं है क्वालिफाइड, आईटी आपको जरूर आनी चाहिए अगर आपको ये बिजनेस करना है। आपको ये नहीं पता वेबसाइट कैसे बनेगी, ये कस्टमर ने पेमेंट करी है नहीं करी, वो मेरे को कैसे चेक करना है, वो सब नहीं आता, तो आप ई बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब ई बिजनेस के लिए ज़्यादा टेक्निकल लोग चाहिए, ज़्यादा प्रोफेशनल लोग चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ऐसा नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को चलाने के खर्चे। तो भैया ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड खर्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। भले ही मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर ना आए, फिर भी मेरे को रेंट देना ही पड़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ही आएगा, मैंने जो दुकान पे लड़का रखा हुआ है उसकी सैलरी जाएगी ही जाएगी। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को कोई फिक्स्ड शॉप के लिए रेंट नहीं पे करना, मैं अपने घर पे ही खोल सकता हूँ ना, मेरे को मैंने कोई पर्सन रखा हुआ है कि मेरे को उसको सैलरी देनी है। तो ऐसे खर्चे यहाँ पे बेटा बहुत कम लेके होके चलते हैं। लास्ट पॉइंट बेटा गवर्नमेंट असिस्टेंस, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट आपको कितना गाइड करेगी। तो आजकल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें लेस हो गया है, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस किस में हो, आईटी में हो, ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन से गवर्नमेंट को भी फायदा होता है कि उनके लिए टैक्स की चोरी करना ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लस साथ में ही ऑनलाइन से क्या है ज़्यादा रीच बढ़ती है, एक्सपोर्ट वगैरह ज़्यादा होता है, तो हमारे देश की जीडीपी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करूं ट्रेडिशनली, तो इसमें चोरी बहुत हो सकती है, आप टैक्स भर रहे हो नहीं भर रहे गवर्नमेंट को नहीं पता, आप खराब माल भी बेच सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, और गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को खुद एनकरेज कर रही है कि आईटी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। ये हो गए बेटा हमारा डिफरेंस ट्रेडिशनल बिजनेस और
ई बिजनेस के बीच में अगर पेपर टीचर को इजी बनाना होता है तो ये वाला डिफरेंस पेपर में 6 मार्क्स का दे देते हैं। तो अगर वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ वो लिख दो, डिफरेंस लिख दो ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में, तो आप कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर टीचर ने खुद बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दो, सैम्पलिंग लिख दो, ग्लोबल रीच लिख दो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसा मत करना है कि कोई 4 कर लिए, 5 कर लिए और छोड़ के चले गए और एग्जाम में ऑन द बेसिस आ गया और वो बेसिस आपको ना आते हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक बेटा। अब इसमें एक ही टॉपिक बचा जिसको बोलते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस, कि जो ई बिजनेस है वो कितने तरीके से, कितने डिफरेंट वे से किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके से ये प्रेजेंटली अभी चल रहा है। वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, करते हैं उसे फटाफट फिनिश। तो देखो बेटा, अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस। देखो वैसे तो ये लास्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं जिसे बोलते हैं बीपीओ, केपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। लेकिन आजकल मोस्टली स्कूलों में वो जो टॉपिक है वो डिलीटेड करवा दिया गया है, क्लास 11th में नहीं करवाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो उसका आज का लास्ट टॉपिक यही है। जो बीपीओ केपीओ वाला टॉपिक है वो मैं आपका अलग से दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो जिस स्कूल ने वो टॉपिक करवाया होगा वो बच्चा उसे वहां से कर लेगा। बाकी मोस्टली स्कूलों में आपका सिर्फ स्कोप ऑफ ई बिजनेस ही तक ही आपका चैप्टर करवाया जा रहा है। और याद रखना, स्कोप ऑफ ई बिजनेस से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक सिचुएशन, एक केस दिया होता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से कौन सा स्कोप ऑफ ई बिजनेस यहाँ पे यूज किया गया है। देखो अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस का क्या मतलब है कि जो ई बिजनेस है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है बेटा B2B। यहाँ पे B का मतलब है बिजनेस, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। मतलब ऐसा बिजनेस, ऐसा कॉमर्स जिसमें जो बेचने वाला है, मतलब जो पार्टीज है, देखो हर ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। तो ऐसा बिजनेस जिसमें खरीदने वाला भी कोई बिजनेस कर रहा है और बेचने वाला भी कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? B2B कॉमर्स। देखो पहले डेफिनेशन क्या है। इन B2B बोथ द पार्टीज बायर एंड सेलर आर द बिजनेस फर्म। ये भी बिजनेस कर रहा होगा और ये भी बिजनेस कर रहा होगा। इन B2B B स्टैंड फॉर बिजनेस। अभी मैंने आपको बताया कि B का मतलब क्या है? बिजनेस। In B2B transactions are done using electronic data interchange technology। एक टेक्नोलॉजी का नाम है, एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है इस तरह की ट्रांजैक्शन में। किस चीज में यूज करते हैं इसका? टू सेंड एंड रिसीव द कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह और भी ऑर्डर स्लिप वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, वो सब जो यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं? EDI से। अब ये मोस्टली हमारा यही चलता है। कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक होलसेलर को या एक रिटेलर को सामान बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली बेच रहा है मान लो, तो वो किसके अंदर आएगा? B2B में, क्योंकि रिटेलर वाला भी तो बिजनेस कर रहा है ना, वो आगे अपने कस्टमर को बेचेगा, और मैन्युफैक्चरर वाला तो बिजनेस कर ही रहा है, तो वो किस में आता है? B2B कॉमर्स में। नेक्स्ट है बेटा B2C। अब B का मतलब तो आपको पता है बिजनेस है, C का मतलब है कस्टमर। जब बिजनेस डायरेक्टली हमें कस्टमर को बेच रहा है तो वो किस में आएगा? B2C कॉमर्स में। मतलब इसमें एक पार्टी जो सेलर है वो तो बिजनेस फर्म होगी, लेकिन जो बायर है वो कौन होगा? कस्टमर होगा। और ये भी हमारा सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा यही चलता है। मतलब हमारा और ट्रेडिशनली इन B2C वन पार्टी इज अ बिजनेस फर्म एंड द अदर पार्टी इज इट्स कस्टमर। और जो दूसरी पार्टी होगी वो क्या होगा? इस कस्टमर होगा। इन B2C B स्टैंड फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड फॉर कस्टमर। आगे क्या लिखा हुआ है? जो ये B2C होता है, ये हम नॉर्मली जैसे अमेज़न से सामान मंगा रहे हैं, तो बेचने वाला जो है वो सेलर है, बिजनेस फर्म है, हम बायर है और हम उसके क्या है? कस्टमर है। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है। हम कभी भी खरीद सकते हैं इसे, कहीं से भी खरीद सकते हैं। हाई स्पीड होता है इसमें, हाई स्पीड ट्रांजैक्शन होती है और कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। कौन बाजार जाएगा, खरीदने जाएगा, इतना टाइम लगेगा, उससे अच्छा है हम क्या कर लेते हैं?
ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं। बहुत सिंपल इसकी केस स्टडी आती है, बस आपको याद रखना चाहिए क्या देखना है आपने कि एक जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है वो क्या कर रही हैं, या आपकी जो बुक है उस बुक में आपकी मोस्टली इसमें केस स्टडीज दी होंगी। आपको एक बात याद रखनी है, आपके बुक के जितने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल जरूर रीड करने हैं बेटा, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल से पेपर में केस स्टडीज बन के आती है। नेक्स्ट है इंट्रा बी कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली पेपर में इंट्रा बी कॉमर्स पूछ लेता है और बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो दोनों पार्टीज हैं, ठीक है, वो है तो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन वो एक ही यूनिट फर्म के लिए कर रही होती है। कैसे, ध्यान से मेरे डेफिनेशन पे आते हैं। इन इंट्रा बी कॉमर्स बोथ द पार्टीज रिलेट विद द सेम बिजनेस फर्म। अब कैसे होता है, ध्यान से समझना। एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या है, इतनी बड़ी एक फैक्ट्री लगी हुई है और ये फैक्ट्री किसी कार वाले की है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा की कार बनती है यहाँ पे। तो टाटा ने क्या किया हुआ है, अपनी अलग अलग बिजनेस यूनिट बना रखी है। कैसे, इसको डिवाइड कर रखा है फैक्ट्री को। मान लेते हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अब बोला कार की जो बॉडी है वो इस पार्ट में बनेगी, इस यूनिट में बनेगी, कार के टायर्स यहाँ बनेंगे, सीट कवर्स यहाँ बनेंगे, लाइट्स यहाँ बनेगी, और बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो यहाँ बनेंगे, और यहाँ पे अपनी जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो सारी चीजें रखी जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं असेंबलिंग हो रही है, सारी कार की असेंबलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बंदा इसे बॉडी देगा, और ये जो टायर है वाला है ये इसे टायर बना के देगा, ये इसे लाइट्स देगा अपना प्रॉफिट जोड़ जोड़ के, ये इसे कवर्स देगा सीट के, या सीट बना के देगा सीट साथ में, ये इसको अदर बाकी चीजें दे रहा है। तो ये बना, ये भी टाटा के लिए काम कर रहा है, ये भी टाटा के लिए काम कर रहा है, ये भी टाटा के लिए, ये भी टाटा के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, मान लो इस टायर में मेरे को मॉडिफिकेशन करनी है। मेरी 10 तरह की कार आती है, टाटा की मान लो 1 2 3 4 5 कार आ रही है। इसमें उसे 16 इंच के टायर डालने हैं, इसमें 14 इंच के टायर डालने हैं, इसमें 15 इंच के टायर डालने हैं। तो अलग अलग यूनिट बना दी कि भाई मेरे को कोई भी टायर चाहिए होगा अलग मॉडिफाई करके, तो मेरे को सिर्फ इसे बोलना है, ये मेरे को करके दे देगा। उस टाइम मेरे को जोन से कार की असेंबलिंग करनी है, वो कार इससे मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। मेरे को इससे कौन से जोन से टाइप के सीट्स चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी, लाइट्स यहाँ से मिल जाएंगी। ये काम कर टाटा के अंदर ही रहे हैं सारे, और टाटा को ही अपना प्रोडक्ट असेंबली के रूप में बेच रहे हैं। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है अपने आप को मॉडिफाई करना, ठीक है। अगर मेरे को बिजनेस को मॉडिफाई करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, फास्टर डिसीजन लेना है, मैं किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंस नहीं रहूंगा, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं कि हाँ भाई अगर ये जो टायर्स है मैं किसी थर्ड पार्टी से ले रहा होता, खुद मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा होता, तो मुझे उसका वेट करना पड़ता, उसे बताना पड़ता ऐसे टायर चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसी क्वालिटी मिलेगी, मुझे नहीं पता। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है। या ऐसे और एग्जांपल ले सकते हो, एक ही कंपनी है, वो सिर्फ टायर बना रही है और कुछ नहीं बनाती, लेकिन उसने टायर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। एक बना दिए उसने एलॉय व्हील अलग से, मतलब थोड़ा डिजाइनर, स्कूटी के बाइक के टायर उसने अलग कर दिए, ट्रक के टायर अलग कर दिए, और ये बंद सारे अलग अलग यूनिट बना दिए, लेकिन कर एक ही काम के लिए है। मान लो एमआरएफ की कंपनी ही है, बस यूनिट अलग अलग हो गई और ये एक दूसरे को सामान बेचते हैं। मतलब एमआरएफ को ही इसने बोला है कि भाई बाइक वाला में वो कितने का बेचता है, 1000 रुपए का, ये बेचता है 1500 का, 1000 का इसने इसे बोला, ये कस्टमर को आगे 1500 का बेच रहा है। एलओए वाले ने इसे 1500 को बेचा, ये आगे 2000 का बेच रहा है। तो इससे एक इंडिविजुअलिटी रह जाती है, और एक ही बिजनेस फर्म में बहुत सारी मॉडिफिकेशन, डायनेमिक मतलब चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है थोड़ा काम को करना। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इट प्रमोट्स बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये मेरे अंडर ही काम कर रहा है, तो मैं बाइक वाले को जैसे बोलूंगा वो वैसे मेरे को टायर बना के दे देगा, इसको एलओए वाले को जैसे बोलूंगा वैसे कर देगा, ट्रक वाले को जैसे बोलूंगा वो वैसे बना के दे देगा। कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजन, इसमें डिसीजन भी फास्टर लेना है, क्योंकि मैंने किसी थर्ड पार्टी के साथ तो मीटिंग करनी नहीं, मेरे घर के बंदे हैं, जब बुलाना होगा तब मैं इन्हें बुला लूंगा। अब ये हो गया बेटा इंट्रा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लास्ट है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर कम यूज होता है, बट आजकल इंडिया से बाहर तो ये काफी ज्यादा यूज होता है, इंडिया में भी अब काफी यूज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बेटा कस्टमर टू कस्टमर का मतलब है बेचने वाला भी कस्टमर है और खरीदने वाला भी कस्टमर है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, एक साइट आपने सुनी होगी OLX।
OLX वगैरह, eBay वगैरह भी है, ऐसे बहुत सारी और भी हैं। OLX इंडिया में काफ़ी चलती है। उसमें क्या होता है, जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ कर चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स कह सकता हूँ, मेरे को आगे यूज़ नहीं करने, मैंने उससे OLX पे लिस्टेड कर दिया कि मुझे ये सामान बेचना है। और एक और कस्टमर जिसको उस चीज़ की नीड है, वो नया खरीदना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता उसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो वह यहाँ पे OLX पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करके मेरे से सीधा कस्टमर से खरीद सकता है। देखो क्या लिखा है, इन C2C कॉमर्स बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व आर कस्टमर, दोनों ही क्या होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं। C2C जो कॉमर्स है मोस्टली डील्स विद द सेकंड हैंड गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी मार्केट इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मेरे को फर्नीचर लेने में, पुराना फर्नीचर, वैसे तो मार्केट होती है लेकिन कहाँ कहाँ जाके ढूंढूंगा। और यहाँ पे थोड़ा ये होता है, आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हो जाता है, आप जिस कस्टमर से खरीद रहे हो वहां पे जाके प्रॉपर एक सैंपल भी खरीद सकते हो, थोड़ी जान पहचान भी हो सकती है। तो ये बेनिफिट होते हैं, ये स्कोप होते हैं ई बिजनेस के। आज के वीडियो बेटा हमारी इतनी ही थी, मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस वो जो BOP KOP वाला टॉपिक है वो है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो आपके 12th में भी आता है, बट वो हम कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाया करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।